गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, जो कि 1 अप्रैल 1935 को स्टेब्लिश हुआ था। एंड आप सभी जानते होंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे फादर ऑफ ऑल बैंक इन इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना। देखो, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही आपकी कंट्री का करेंसी इश्यू करता है। एंड इवन जो बैंक का रेगुलेशन है ना, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड बैंक है उन पे कंट्रोल, उनका कंट्रोल और रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है ना। ठीक है, जैसे यहाँ की जितने भी कंट्री की मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे एसबीआई हो गया एंड इवन बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऐसे ढेर सारे जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, है ना, उनका मॉनेटरी सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। सो इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब देखो, अलॉन्ग विथ ऑल दिस थिंग्स, ये जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में, इन्फ्लेशन को बनाए रखने में और ग्रोथ को भी बढ़ाने में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो इसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं ना, बैंकर्स बैंक भी कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, स्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, अब देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। और उसके पहले जब ये सेटअप हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में, तो उस दौरान ये कोलकाता में था। ठीक है, नाउ इसका जो नेशनलाइजेशन है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका नेशनलाइजेशन होने का मतलब कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी पूरी अथॉरिटी कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। और इसका जो नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नर अपॉइंट करती है ना, गवर्नर जिसके करेंसी नोट्स पे साइन होते हैं, है ना। तो एट प्रेजेंट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा, याद रखना। ये कब अपॉइंट हुए? दिसंबर 26, 2024 को। ठीक है, अब अगर पूछा जाए आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर सर ओबेमी स्मिथ थे। ठीक है, पहला गवर्नर सर ओबेमी स्मिथ थे। और अगर ये पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला इंडियन गवर्नर कौन था, तो पहला इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख थे। ठीक है, सी डी देशमुख 1943 से लेकर 1949 तक गए थे। एंड जो प्रेजेंट में, प्रेजेंट वाला पूछता है यार, तो आप इसको याद रखना कि प्रेजेंट में जो गवर्नर है आरबीआई के वो संजय मल्होत्रा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देख लो, है ना, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे रहा। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा 1935 से 47 तक के बीच में क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तब से ही जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इसके पास ये अथॉरिटी थी कि ये करेंसी नोट्स को इश्यू कर सकती है ना। और ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जितने भी डेप्ट वगैरह है ये आरबीआई ही चुकाएगा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही चुकाएगा। ठीक है, अब देखो जो भी पब्लिक डेप्ट है, जैसा अभी मैंने बताया कि अगर सरकारी जो भी खर्चे हैं, लोन वगैरह है, वो कौन चुकाएगा? आरबीआई, है ना। वर्ल्ड बैंक से अगर लोन वोन ले लेते हैं तो किसके, और ये जितने भी क्रेडिट वगैरह है इसको भी रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? आरबीआई। ठीक है, ये देखो ये सारे जो फंक्शन है ये 1935 में ही बना दिए जा चुके थे कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सारे फंक्शन करेगी। करेंसी नोट्स को इश्यू करेगी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट होगी, है ना, और पब्लिक डेप्ट को मैनेज करेगी और क्रेडिट्स को रेगुलेट करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये जब स्टेब्लिश हुआ था, है ना, प्री इंडिपेंडेंस एरा में, जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो उस दौरान ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल बैंक वर्क करता था, ना ही बस इंडिया के लिए बल्कि बर्मा, पाकिस्तान एंड सेलोन के लिए भी ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एज अ
सेंट्रल बैंक वर्क करता था, मतलब उस दौरान पाकिस्तान, बर्मा, सेलोन, इन सब का भी जो सेंट्रल बैंक होता था वो रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता था, ठीक है, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था 1935 1 अप्रैल, ठीक है। तो देखो, तो बट इस समय क्या था कि यार जितने भी सारे कंट्री थे ये सब इंडिया के ही पार्ट हुआ करते थे ना, दैट्स वाई सभी रेगुलेट होते थे। बट 1947 की मतलब जब ये अलग हो गए तो सबका रेगुलेशन अलग अलग हो गया, ठीक है। तो हमने अभी प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में जाना। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम 1947 से 1950 तक की बात करने जा रहे हैं। देखो, जब इंडिपेंडेंस हुआ है ना, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये तब तक भी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब तक भी ये जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है पाकिस्तान के लिए एज ए सेंट्रल बैंक वर्क करता था। तो इसने जो आरबीआई है पाकिस्तान के लिए भी आरबीआई हुआ, कब तक, 30 जून 1948 तक आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूप में भी रहा है, ठीक है। तो जब जब दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ तब जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है वो आफ्टर 30 जून 1948 अलग होने का उन्होंने न्यू रखा होगा यार, है ना। नाउ अब देखो उसी दौरान क्या हुआ कि हमें जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी, दैट मीन्स कि इस पूरे कंट्री पे हमारा अधिकार है। जब पूरे कंट्री पे आपका अधिकार होता है तो आपका कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाता है ना। इसके पास सॉवरेन हो जाता है। सॉवरेन मतलब होने का मतलब क्या है, कोई भी कंट्री अगर सॉवरेन रहती है तो डैट मीन्स कि वो उसके पास वो राइट है कि वो अपने कंट्री का लॉ, रूल्स, रेगुलेशन सब बना सके, ठीक है। तो आरबीआई कब नेशनलाइज हुई, 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन क्यों होता है, ताकि जो लोगों का बैंक में जो विश्वास है वो बना रहे, ठीक है। अब नेशनलाइजेशन होने का मतलब क्या है कि वो जो बैंक है आरबीआई जो है वो फुली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, ठीक है। अब हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखे, अब हम कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे आरबीआई के, ठीक है। मेजर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं, तो देखो जो आरबीआई है वो एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी वर्क करती है। मैंने मॉनेटरी अथॉरिटी किसे बताया था, कोई भी बैंक अगर मॉनेटरी अथॉरिटी है डैट मीन्स कि वो उसके हाथ में कंट्रोल एंड रेगुलेशन होगा, है ना, कंट्रोल एंड रेगुलेशन होगा। तो आपका जो आरबीआई है वो सबको कंट्रोल करती है ना यार, सारे ऑर्गेनाइज्ड बैंकों को, है ना। तो उसे ही हम मॉनेटरी अथॉरिटी कहते हैं। तो आपका आरबीआई जो है वो एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी भी वर्क करती है, ठीक है। और आरबीआई को मॉनेटरी अथॉरिटी क्यों बनाया गया, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस जितने भी प्राइस का जो स्टेबिलिटी है मतलब स्थिरता उसको बनाए रखने को, फ्लो ऑफ क्रेडिट कार्ड टू प्रोडक्टिव सेक्टर, है ना। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है ना आरबीआई, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ना सम्मिलित करते गए। अब देखो आरबीआई जो है वो क्या करती है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है और उसका एम ये रहता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके, ठीक है। नाउ अब देखो कुछ टूल्स जिसको यूज करके जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है अदर बैंकों को। उन टूल्स में पहला टूल जो है आपका वो रेपो रेट, आपने ये टर्म सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट रेपो रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखो अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है, देखो रेपो रेट का मतलब पहले जान लो, रेपो रेट का मतलब है रीपर्चेज एग्रीमेंट आर रीपर्चेजिंग ऑप्शन, है ना, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है जिससे कि आरबीआई जो है लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है जितने भी कमर्शियल बैंक है जिन रेट पे उनको लोन देती है, किनको, कमर्शियल बैंक्स को जिन रेट पे लोन देती है आरबीआई, किसको लोन देती है, कमर्शियल बैंक को,
कॉमर्शियल बैंक को जिन रेट पे आरबीआई लोन देती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अब जब यार बैंक अगर अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रहा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो जो बैंक है वो आरबीआई से ही तो लोन लेगा। आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक है आपके कंट्री का, ठीक है। तो जैसे एक इंडिविजुअल जो यहाँ का नागरिक है वो सीधा जाके बैंक से लोन लेता है, वैसे ही आरबीआई क्या करती है, जो बैंक है वो क्या करते हैं, वो जाके आरबीआई से लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम जब लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे हम अपना घर गिरवी रख देते हैं या कुछ रख देते हैं, तो वैसे भी जो सारे बैंक है वो जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो रेपो रेट क्या कहता है, रेपो रेट जो कंडीशन है वो क्या कहता है, वो हेल्पफुल है कि जो लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन का है उसे कंट्रोल करे। कैसे, अब देखो जो आरबीआई है ना, वो अगर बैंकों को लोन देती है बैंकों को, बैंक का लोन देने का फ़ायदा क्या है कि जो एक आम नागरिक है वो बैंक से ही पैसे निकालने जाता है ना यार। अगर बैंक क्यों लोन लेगा, बैंक आरबीआई से तभी लोन लेगा जब बैंक के पास पैसे नहीं होंगे। तो बैंक के पास पैसे नहीं है तो जो जो लिक्विडिटी है, जो पैसे का फ्लो है वो तो रुक जाएगा ना यार, ठीक है। अगर बैंक के पास लोन, जो बैंक है वो, उनके पास अगर पैसे नहीं हैं, है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके पास पैसे नहीं है तो वो आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है। जब वो आरबीआई से लोन लेगा तभी तो हमारे जो वर्क है वो रेगुलेट हो पाएंगे। हमें जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है उसे लिक्विडिटी कहते हैं, लिक्विडिटी वगैरह कैसे कंट्रोल होगा, कैसे रेगुलेट होगा, जब ये बैंक के पास पैसा रहेगा, ठीक है। तो बैंक के पास तो वैसे पैसे होते ही हैं, बट इन केस अगर उनके पास नहीं रहा तो वो रेपो रेट के रेट से आरबीआई से लोन लेते हैं पैसे, ठीक है। अब देखो जो करेंट रेपो रेट चल रहा है, मतलब जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को लोन दे रही है वो क्या है, 5.50% है ना। जुलाई 2025 तक जो आपका करेंट बैंक का रेपो रेट है वो क्या चल रहा है, 5.50%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है, तो याद करना करेंट रेपो रेट क्या है, 5.50%, ठीक है। नाउ रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट होता है ना, जो अगर जो जैसे कि अब बैंक है ना, बैंक के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट, सरप्लस अमाउंट में पैसे हो गए, सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ंड हो गए, है ना, तो वो क्या करेगा, वो जाके, जैसे हम बैंक में अपना डिपॉजिट करते हैं पैसे, वैसे ही बैंक अपने, जब हमारे पास सरप्लस अमाउंट हो जाए, जब हमारे पास 10-20 लाख हो जाए, तो हम अपने पास थोड़ी रखते हैं यार, बैंक के पास जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब बैंक के पास ढेर सारे पैसे हो जाए तो बैंक किसके पास जाएगा, अपने बैंक के पास जाएगा। तो बैंकर्स बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। तो जब बैंक आरबीआई में पैसे जो डिपॉजिट करता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो जब जैसे कि हम बैंक में जब पैसे सबमिट करते हैं, लाइक 10 लाख सबमिट कर दिया, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे हमारे पैसे बढ़ रहे होंगे। तो उसी तरह जब बैंक आरबीआई में पैसे डिपॉजिट करता है तो रिवर्स रेपो रेट चलने लगता है, दैट मीन्स कि उसके भी इंटरेस्ट बढ़ रहे होते हैं। तो जो करेंट रेपो रेट चल रहा है वो 3.35% चल रहा है, ठीक है। मतलब बैंक जो है, ऐसे भी एक तरीका है अर्न करने का। जो हमारा एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके पास एक तरीका ये भी है कि वो रिवर्स रेपो रेट करके अपने बैंक की अर्निंग बढ़ा ले, ठीक है। नाउ कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है देख लो। ये वो होता है कि जो आपके बैंक में जितना भी टोटल डिपॉजिट्स है ना, उसका परसेंटेज होता है। दैट मीन्स कि अगर आपको रिजर्व बैंक के साथ, मतलब जो आरबीआई है उसका एक गाइडलाइन है कि अगर तुम्हें मेरे साथ अपना रिलेशनशिप होल्ड करना है तो तुम्हें कुछ कैश रिजर्व रेशियो अपने पास रखने होंगे उतने अमाउंट में। तो ये गाइडलाइन कौन तय करता है, आरबीआई तय करती है। तो अगर बैंक के पास उतने कैश रिजर्व नहीं है तो फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनसे रिलेशन नहीं रखना चाहेगी, है ना, ठीक है। तो करेंटली जो
रिजर्व रेशियो चल रहा है वो कितना है 4.50%, ठीक है। अब देखो ये जो करंट रिजर्व रेशियो है ना, इट्स अ की टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कैश रिजर्व रेशियो है वो एक टूल है जो सेंट्रल बैंक यूज करती है, क्यों? जो मनी सप्लाई है उसको मैनेज करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इस दौरान जो हमारा ये चौथा टर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो यार ये सारे जो टर्म है वो किसके टर्म है? मॉनेटरी अथॉरिटी के, है ना, कि जो आरबीआई है वो कंट्रोल एंड रेगुलेशन कैसे करता है। तो अगर हमें किसी को कंट्रोल या रेगुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हथियार होने चाहिए ना यार, टूल होने चाहिए ना। तो आरबीआई के पास क्या क्या टूल हमने देखा? आरबीआई के पास जो टूल है वो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, और अब हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी का मतलब आप सब जानते ही होंगे। स्टैट्यूटरी मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अथॉरिटी जो लॉ बनाती है उसे स्टैट्यूटरी कहते हैं, जो नियम बनाती है, ठीक है। तो अब जो भी आरबीआई जो भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो भी तय करेगी, है ना, वो सारे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं अगर आपको आरबीआई से रिलेशनशिप रखना है तो, ठीक है। तो आरबीआई क्या, जैसे कि अगर हमें अगर बीटेक या फिर मान लो बैंक पीओ में कुछ बनना है तो हमारा जो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास ग्रेजुएशन हो, देन क्राइटेरिया ये है कि हम अपना एग्ज़ाम पास करें, तब ना आप बैंक पीओ बन पाओगे। तो ऐसे ही जो एस एल आर है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है? वो रिक्वायरमेंट है जो कमर्शियल बैंक को होल्ड करना ही होगा इन ऑर्डर टू हैव रिलेशनशिप विथ आरबीआई। तो मिनिमम परसेंटेज जो देखो इसके लिए जो आरबीआई ने सेट कर रखा है वो सारे एसेट्स है ना, तो वो जैसे कि वो इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट, आप जो जितना भी मिनिमम परसेंटेज अगर आरबीआई डिक्टेट करती है, मतलब बताती है कि आपके पास इतना होना चाहिए, तो आपके पास वो होना चाहिए। देखो आरबीआई टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज करती रहती है, ठीक है। अब देखो फिलहाल जो एस एल आर चल रहा है 18%, ठीक है। जो राइट नाउ जो एस एल आर चल रहा है वो कितना चल रहा है? 18%। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इस समय करंट में 18% चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक है उनको नेट डिमांड एनडीटीएल लाइबिलिटी है ना, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी इतना रखना ही होगा, 18% रखना ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बैंक अगर होल्ड नहीं करेगा तो आरबीआई उसको लोन वगैरह नहीं देगा। तो अभी जो करंट एसएलआर चल रहा है वो कितना चल रहा है? 18%, ठीक है। हमने अभी क्या क्या देखा? करंट एसएलआर 18% चल रहा है, करंट रिजर्व रेशियो 4.50% चल रहा है, करंट रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है, और रेपो रेट 5.5% चल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक ओपन मार्केट ये भी टर्म है ना, इससे भी क्या होता है कि आरबीआई जो है इकोनॉमी को लिक्विडिटी के फॉर्म में चलाने में सभी सिक्योरिटी को अपने पास रख के पैसे देती है इन फॉर्म, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो दूसरा फंक्शन है जो सबको पता होगा यार आरबीआई का, हमने पहला फंक्शन क्या देखा? हमने पहला फंक्शन मॉनेटरी अथॉरिटी देखी। मॉनेटरी अथॉरिटी किसके तरीके से कर सकते हैं? रेपो रेट, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट, है ना, ये सारे तो टूल है जिससे हम मॉनेटरी अथॉरिटी करते हैं। तो हमने अभी तक पहला जो आरबीआई का फंक्शन है वो देखा। अब दूसरा फंक्शन क्या है कि वो करेंसी नोट्स को इश्यू करे। तो एक बात जान लो कि आरबीआई जो है वो बस 500, 1000, 10, 20 बस करेंसी नोट्स को इश्यू करती है ना कि क्वाइंस को। तो अगर कहीं ऑप्शन आए कि क्वाइंस को कौन इश्यू करता है तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कि हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इशुएंस ऑफ क्वाइंस
है ना। क्वाइंस को कौन इश्यू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है। नाउ अब देखो दूसरा काम क्या करता है कि अगर जितने भी फर्जी नोट है उसको क्या कर लेगा? डैमेज कर देता है आरबीआई। और डैमेज नोट लाइक जो फटे उटे नोट चले गए हैं आरबीआई के पास, तो वो क्या करता है? उनको रीप्रिंट करता है, फिर से छापता है, ठीक है। और फर्जी नोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन क्या है आरबीआई का? आरबीआई जो है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है ना, उसका संरक्षण कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि जो आरबीआई है वो मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को, है ना। आप ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा उसे जानने के लिए। और आरबीआई क्या करता है? रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? मेंटेन करता है फॉरेन करेंसी रिजर्व को, ठीक है। मेंटेन किए रहता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व को भी। और फिर क्या करता है? इंश्योर करता है कि आपके पास ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का भी वर्क करती है। ये तीसरा इसका फंक्शन है आरबीआई का। नाउ अब देखो जो चौथा फंक्शन है वो क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का मतलब जैसे कि जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक में क्या क्या आता था? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, है ना। ये सारे बैंक क्या कॉमर्शियल सेक्टर में आते थे ना, कॉमर्शियल बैंकिंग में आते थे। तो देखो जो आरबीआई है वो रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन आएगा? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्यों करता है? इसलिए करता है कि वो साउंडनेस मतलब कि और लोगों का ट्रस्ट उस पर बिल्ड रहे। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जो है जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है वो आरबीआई ही रेगुलेट करता है। अगर आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा तो उसे हम नकली मानेंगे। अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी, है ना, कि फाइनेंस में और प्रोडक्शन होता जाए, उसको भी उसका ये भी फंक्शन है, ठीक है, आरबीआई का, ठीक है। नाउ रेगुलेट ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट। देखो आप ये तो सभी जानते हैं कि जो आरबीआई है वो ओवरसीज की डिजिटल पेमेंट हो या फिर कोई भी मैकेनिज्म हो ऐसा, तो पेमेंट का सेटलमेंट भी कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। अब देखो जो आरबीआई है वो पेमेंट का सेटलमेंट कैसे कैसे करेगा? बाई आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर आप आरटीजीएस को यूज करके किसी को पैसे भेज रहे हो तो आपने जो डेट जो टाइमिंग लिखी होगी तो उसी दौरान वो पैसे उस बंदे तक पहुंच जाएंगे, है ना। आरटीजीएस क्या है? एक तरीके का पैसे ट्रांसफ़र करने का मैकेनिज्म है ना, जिसमें क्या होता है कि जो आपने टाइम डेट उसमें मेंशन किया है उसी डेट टाइम को वो अमाउंट उस पर्सन तक पहुंच जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। आरटीजीएस एक मेथड है पेमेंट करने का, ठीक है। नाउ नेफ्ट क्या है? ये भी देखो इकोनॉमिक ट्रांसफर फंड है ना यार, लाइक बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा खट 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 करके लोग पैसे भेज देते हैं ना। तो इससे भी क्या होता है? देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं कि पेमेंट का रेगुलेशन और सेटलमेंट कैसे करता है आरबीआई, ठीक है। तो पहला हमने देखा कि आरटीजीएस, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को भी यूज करके आरबीआई जो है पैसों का पेमेंट का सेटलमेंट वगैरह देखती है। अब तीसरा यूपीआई। यूपीआई तो सभी जानते हो, क्या ही डिस्कस करना, ठीक है। इसका भी सेटलमेंट आरबीआई करती है, ठीक है। पांचवा फीचर, छठा फीचर देखो क्या है कि जो आरबीआई है उसका फंक्शन डेवलपमेंट करने में भी है, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें भी आरबीआई करता है, ठीक है। देख लो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। ये सब चीज़ें देखो, सपोर्ट एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज करके जो इन सब में मदद करती है, इससे क्या होगा कि आपके देश का ये सारा सेक्टर डेवलप करेगा, ठीक है। तो आरबीआई का फंक्शन ये भी है कि वो अपना डेवलपमेंटल रोल अदा करे, ठीक है। नाउ बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैनेज करता है वो सारे सेंट्रल एंड स्टेट के गवर्नमेंट के अकाउंट को, है ना, और पब्लिक डेप्ट को भी ये हैंडल करता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है। तो हमने ये सारे फंक्शन को पढ़ लिया। अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक बार पीछे जाके क्रॉस चेक कर लेना।
अब देखो यार, जो ब्रीफली मैं अभी तो ये सब ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें जो आपका लास्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कंपोजिशन कैसे होता है आरबीआई का, ठीक है। अब देखो आरबीआई का कंपोजिशन मतलब कि आरबीआई ने खुद को गवर्निंग बॉडी बनाते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, जितने भी आरबीआई के अफेक्शन होते हैं, अफेयर्स होते हैं, उनका डायरेक्शन कैसे होगा, उसका देखभाल सुपरिटेंडेंस कैसे होगा, वो कौन देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। तो इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कैसे हुआ है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उन्हें किसके तहत अपॉइंट किया गया है, एज पर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होता है, ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें ऑफिशियल डायरेक्टर्स में क्या होता है, एक गवर्नर होता है जिसे हम 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। वो जो गवर्नर उसे क्या माना जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द आरबीआई, ठीक है। गवर्नर का ही तो साइन आता होता है नोट पे, है ना। तो उन्हें अपॉइंट कितने टर्म के लिए किया जाता है, 5 साल तक किया जाता है। और वो अपने 5 साल के टर्म के बाद भी वापस भी वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। जो गवर्नर होता है आरबीआई का सिर्फ एक ही होता है ना, तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है, तो वो रीअपॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। नाउ डिप्टी गवर्नर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, ठीक है। और जो डिप्टी गवर्नर है उससे भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। और ये जो चारों डिप्टी गवर्नर है वो क्या करते हैं, गवर्नर की हेल्प करते हैं ना, असिस्ट करते हैं, असिस्ट करने के लिए होते हैं ऑपरेशनल डिसीजन में, किसको, गवर्नर को, ठीक है। नाउ अब देखो जो आरबीआई है वो तो पहला तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ गुड डायरेक्टर को अपॉइंट करती है ना। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, दूसरा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। इसे कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। क्यों करता है, ताकि ये सारे जो भी अलग अलग सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, इस सब को सर्व करने के लिए। अब देखो अपना कंट्री इतना बड़ा है कि बस हमारे ऑफिशियल डायरेक्टर्स ही हर जगह थोड़ी वर्क कर सकते हैं यार। तो इसलिए हम 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर को भी नॉमिनेट करते रहते हैं ना। जो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, इन सब कामों के लिए। और ये फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर। अब देखो गवर्नर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, गवर्नर जो होता है आरबीआई का वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसे हम फर्दर रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। बट जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स है वो 4 साल के लिए ही अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। और वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो कहाँ से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से क्या होता है कि 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है, जिनका नॉमिनेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। नाउ रीजनल डायरेक्टर कितने हैं, 4 है। और हर वन डायरेक्टर इज फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड। 4 लोकल बोर्ड से अलग अलग डायरेक्टर्स आते हैं। जैसे अब जो लोकल बोर्ड आपका कहाँ है, मतलब सिचुएटेड है, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में एंड दिल्ली में, ठीक है। नाउ ये लोकल बोर्ड क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ रीजनल मैटर्स, सेंट्रल बोर्ड को, ठीक है। अब ये सब लोकल बोर्ड है ना यार, 1 2 3 4, ये सब लोकल बोर्ड क्या करता है, जो आरबीआई है ना, ये सेंट्रल बोर्ड है, तो ये सब रीजनल बोर्ड है। आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ सकता है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में और न्यू दिल्ली में है, 4 जगह हैं, ठीक है। तो इनका काम ये होता है कि हम अपने रीजनल मैटर को आरबीआई तक पहुँचाएं। सो दैट्स फॉर टुडे। हम अगली क्लास में आरबीआई से रिलेटेड टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर टुडे। I hope you are good luck for your upcoming exams. Thank you.